दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भारतीय इतिहास रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम गवर्नर एवं गवर्नर जनरल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला प्रश्न है, ब्लामफील्ड फुल्लर, चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स नेपियर तथा मेटकाफ में से बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? तो उत्तर है ब्लामफील्ड फुल्लर। दोस्तों बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर ब्लामफील्ड फुल्लर बना था। अगला प्रश्न है, भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? तो उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग ने। दोस्तों आप जान लीजिए कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी को भारत बुलाया और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जाना जाता है। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर किससे संबंधित था? तो उत्तर है शिक्षण संस्थाओं से। दोस्तों आप जान लीजिए कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था और इसके विरोध में धरना देने वाले विरोधियों को डराने के लिए अंग्रेज सरकार ने 22 अक्टूबर 1905 को कार्लाइल सर्कुलर जारी किया और इसमें ये धमकी दी गई थी कि राष्ट्रवादी शिक्षा संस्थानों को अनुदान, छात्रवृत्ति और विश्वविद्यालय की संबद्धता से वंचित कर दिया जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप सरकारी शिक्षा संस्थाओं के बहिष्कार और राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना का आंदोलन चालू हुआ था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज सरकार ने कार्लाइल सर्कुलर कब जारी किया था? तो ये उत्तर है कार्लाइल सर्कुलर अंग्रेज सरकार ने 22 अक्टूबर 1905 को जारी किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट लागू किया था किसने? तो लॉर्ड कर्जन ने। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल 1899 से 1905 में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया था और 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन एक्ट कर्जन के काल में पारित हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम कर दी गई, जिससे यूरोपीय सदस्यों को बहुमत मिला और कलकत्ता निगम को एंग्लो इंडियन हाउस के रूप में जाना जाने लगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक संबंधित नहीं है किससे? तो आप जान लीजिए अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की समीक्षा से लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन गवर्नर जनरल था? तो ये था लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने 1901 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया था? तो सर जॉन मार्शल को। और देखिए लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डफरिन में से पुरातत्वीय अवशेषों के रख रखाव में गहन दिलचस्पी किसने दिखाई थी? तो उत्तर है लॉर्ड कर्जन ने। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्वीय अवशेषों के रख रखाव में दिलचस्पी दिखाई थी और भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को एक एकीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका पहला महानिदेशक बनाया गया था और लॉर्ड कर्जन ने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था।
अगला प्रश्न है बेंटिक, मैकाले, लॉर्ड वेलेस्ली और हेस्टिंग्स में से भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक किसने माना था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना था। और आप जान लीजिए इंग्लैंड के बैप्टिस्ट मिशनरी त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी और विलियम वार्ड कलकत्ता में अपनी गतिविधियां प्रारंभ करना चाहते थे, लेकिन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली उनकी गतिविधियों को इतना विनाशक और शांति के लिए खतरा मानते थे कि उनके कलकत्ता प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है 1885 के बाद बंगाली और मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसी क्रांतिकारी योजना चलाने का संदेह किसने किया था? तो ये था लॉर्ड कर्जन। दोस्तों लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल 1899 से 1905 तक रहा और उसके समय में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन में तेजी आई थी, इसलिए वो भारतीयों विशेषकर बंगाली और मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसी क्रांतिकारी योजना चलाने का संदेह करने लगा था। अगला प्रश्न है लॉर्ड मेयो का शासनकाल कब से कब तक था? 1869 से 1872 तक लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों बेंटिक, कैनिंग, जॉन लॉरेंस और लॉर्ड मेयो में से चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो जॉन लॉरेंस। दोस्तों आप जान लीजिए चतुराईपूर्ण निष्क्रियता जो है जॉन लॉरेंस से संबंधित है। बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ था? तो 1772 ईस्वी में। बंगाल में द्वैध सरकार की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। दोस्तों बंगाल में द्वैध सरकार की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने की थी और बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध सरकार को समाप्त किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आप जान लीजिए कि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया और कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को ये आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में लें। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा शिताब राय को पदच्युत कर दिया और द्वैध शासन की शुरुआत आप जानते हैं बंगाल में क्लाइव के समय 1765 में मानी जाती है और इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के हाथ में होती थी। अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो उड डिस्पैच या उड घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1854 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चार्ल्स वुड घोषणा पत्र जारी किया गया और इसमें स्त्रियों की शिक्षा सहित भावी शिक्षा के लिए बृहद योजना तैयार की गई, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड के नाम पर यह घोषणा पत्र वुड डिस्पैच कहा जाता है और वुड घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत लागू किया गया किस पर? तो हिंदू राज्यों पर और ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दोस्तों हिंदू राज्यों पर, हिंदू राजाओं पर गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत लागू किया गया था। अगला प्रश्न है व्यपगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। और प्राचीन इमारत संरक्षण एक्ट लागू हुआ था किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, ये लॉर्ड कर्जन के काल में। और दोस्तों पिंडारियों को सुनहला झंडा प्रदान किया था किसने? तो मल्हार राव होलकर ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि पिंडारियों को सुनहला झंडा मल्हार राव होलकर ने दिया था। पिंडारियों का पहला उल्लेख मुगलों के महाराष्ट्र पर 1689 के आक्रमण के समय आता है और बाजीराव प्रथम के काल से ये अवैतनिक रूप से मराठों की ओर से लड़ते थे और केवल लूट में भाग लेते थे।
पानीपत के युद्ध के बाद ये लोग मालवा में बस गए और सिंधिया, होलकर और निजाम के सहायक सैनिक बन गए थे। पिंडारियों का दमन हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में दोस्तों पिंडारियों का दमन हुआ था। अगला प्रश्न है कि पहली रेलवे लाइन भारत में बिछाई गई थी, तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में दोस्तों पहली रेलवे लाइन भारत में बिछाई गई थी। अगला प्रश्न है मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना कब की थी, तो 1872 में। सन याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना 1872 में किया था दोस्तों। और आप जान लीजिए कि भारत में अंग्रेज़ों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में ही 1872 में हुई थी, जबकि नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुई थी। अगला प्रश्न है रिपन, मेयो, लीटन और नॉर्थब्रुक में से भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड मेयो को। इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था किसके शासनकाल में, दोस्तों इल्बर्ट बिल विवाद ये रिपन के शासनकाल में हुआ था। वह गवर्नर जनरल कौन था जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो आप जान लीजिए 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अगला प्रश्न है लॉर्ड लीटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड कॉर्नवालिस में से ओवेन मेरिडिथ के नाम से किसे जाना जाता है, तो उत्तर है साहित्य जगत में लॉर्ड लीटन को ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के द्वारा भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंधित किसने किया था, तो लॉर्ड लीटन ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप जान लीजिए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 लॉर्ड लीटन के शासनकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम को मुहबंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो ये गाजीपुर में है। और भारत में सिविल सर्विसेज का पिता किसे कहा जाता है, दोस्तों भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता और घूसखोरी के कारण निजी व्यापार और उपहार लेना बंद कर दिया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को बाध्य किया था किसने, तो उत्तर है कॉर्नवालिस ने। यंग हस्बैंड मिशन भेजा गया था, तो दोस्तों तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए यंग हस्बैंड मिशन भेजा गया था। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो में से भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसे कहा गया था, तो उत्तर है लॉर्ड कर्जन को दोस्तों भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया था। यहाँ पर आइए सही सुमेलन करना है। लॉर्ड बेंटिक, इसने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के द्वारा और बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ आयोग नियुक्त किया गया था, तो सिंचाई में सुधार के उपायों का अन्वेषण करने और सुझाव देने के लिए सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने ये घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को जो है ये लाल किला खाली करना पड़ेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में ये घोषणा की थी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर आप जान लीजिए कि और इसके अलावा
1856 में लॉर्ड कैनिंग ने ये घोषणा की थी कि बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद जो है मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी और वे सिर्फ राजा ही कहे जाएंगे। और 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने ये घोषणा की थी कि बहादुर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किला छोड़कर दिल्ली के बाहर कुतुब मीनार के एक बहुत छोटे निवास स्थान में रहना होगा। लॉर्ड मेयो की हत्या कब हुई थी? दोस्तों, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉर्ड मेयो की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या हो गई थी। ये हत्या मेयो के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी के द्वारा की गई थी। लॉर्ड मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। और भारत में मेयो का जो कार्यकाल था उसमें पहली जनगणना की शुरुआत उसी के समय काल में हुई थी। लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी कहाँ पर? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान। और दोस्तों, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो ये था लॉर्ड मेयो। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना आरंभ हुई थी तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है 4 दिसंबर 1829, 6 दिसंबर 1829, 4 नवंबर 1829 और 6 नवंबर 1829 में से भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया कब? तो सही उत्तर है दोस्तों 4 दिसंबर 1829 को भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। और आप जान लीजिए कि विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित किया गया। पहले ये कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 में ये नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया था। अगला प्रश्न है लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने दूत के रूप में ईरान के शाह दरबार में किसे भेजा था? तो मेहदी अली खां को। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा समाप्त किया गया था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में समाप्त किया गया था। लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से 1884 है और रिपन को भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल कहा जाता है। रिपन का काल स्थानीय स्वायत्त शासन के जन्म का काल माना जाता है। 1881 में पहला फैक्ट्री अधिनियम इसी के समय में पारित हुआ। 1882 में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हंटर कमीशन का गठन किया गया और इल्बर्ट वेल विवाद 1883 ये रिपन के समय काल में हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहा गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। स्थानीय स्वायत्त शासन के जन्म का काल माना जाता है तो लॉर्ड रिपन का शासनकाल स्थानीय स्वशासन के जन्म का काल माना जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम पारित करवाया था। अगला प्रश्न है मेयो, लिटन, कैनिंग और लॉर्ड रिपन में से भारत में स्थानीय शासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो लॉर्ड रिपन ने। और दोस्तों भारत में पहली बार तार और रेल सेवा प्रारंभ की गई थी किसके शासनकाल में? तो उत्तर है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत में दोस्तों रेल और तार सेवा पहली बार लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई। 1854 में पहली बार डाक कानून और डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ और 1853 में सबसे पहले बम्बई और थाने के बीच रेलवे लाइन का निर्माण डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। सबसे पहले बम्बई और थाने के बीच रेलवे लाइन का निर्माण 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था किसके समय में? तो ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित किया गया था। और लॉर्ड रिपन के समय काल में दोस्तों एक महत्वपूर्ण घटना है कि प्रथम नियमित जनगणना 1881 से जो 10 की जनगणना है इसकी शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की थी और अपना एक भव्य दरबार लगाया था, वो राजा कौन था? तो वो थे जॉर्ज पंचम। दोस्तों, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी को भारत बुलाया और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया और इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया। अगला प्रश्न है, गांधी जी की गतिविधियों को राजनैतिक फिरौती कहकर किसने पुकारा था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में गांधी जी की गतिविधियों को लॉर्ड लिनलिथगो ने राजनीतिक फिरौती कहकर संबोधित किया था और लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 तक भारत में कार्यरत था। वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में लिनलिथगो का कार्यकाल भारत में सबसे लंबा था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके भारत का प्रथम राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोस्तों, उस गवर्नर जनरल का नाम जिसने नौकरशाही का यूरोपीकरण और ऊंचे पदों पर भारतीयों को शामिल न करने की नीति अपनाई थी, तो ये था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने नौकरशाही का यूरोपीकरण किया और उच्च पदों पर भारतीयों को शामिल न करने की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के अधीन अधिग्रहण किए गए राज्यों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले सतारा का, उसके बाद संभलपुर का, फिर उदयपुर और उसके बाद झांसी का अधिग्रहण किया गया था डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत की नीति के अनुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमने अपने शत्रु को पूर्णतः पंगु बना दिया है और अपने मित्रों की शक्ति को भी दुर्जेय नहीं बनने दिया है, ये कथन किसका है? तो ये कॉर्नवालिस का कथन है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि वह गवर्नर जनरल जिसको दयालु या क्लीमेंसी विशेषण से संबोधित किया गया, तो ये था लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग वो गवर्नर जनरल था जिसको दयालु या क्लीमेंसी विशेषण से संबोधित किया गया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के साथ सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के आधुनिक भारत के इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।